हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं मुलशिंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने जैसे बोला था कि आपके लिए हम कोट लाएंगे हमेशा एक नए वाली। सो ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो ये हमारी नई कोट है। इस कोट में यही बोलने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आप इंजीनियरिंग में पढ़ते थे या फिर बीएससी में, बीए में, या फिर कोई किसी अलग फील्ड में ग्रेजुएशन किसी का हुआ होगा, तो उस वक्त हम पढ़ते थे 4 या फिर 5 घंटे, और वो भी 4-5 दिन पहले एग्ज़ाम के। तो उस वक्त हम सब कुछ सेटल करके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते थे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है आपको, और आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और तभी जाके आप एग्ज़ाम जल्दी से ईजिली आसानी से क्रैक कर सकते हो। सो ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। सो नियरली मैं एक टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ कि टॉपर्स क्या करते हैं या फिर मैं कितने देर तक पढ़ता हूँ। सो इट लाइक 8 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपकी एग्ज़ाम जल्दी से क्रैक हो पाएगी। ओके, 8 आवर्स अ डे। और जब आपका टाइम आता है एग्ज़ाम का, तब आपकी लिमिट को आपको पुश करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी 10 से 12 घंटे। ओके, उस वक्त अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हो, सभी चीज़ें रिवाइज करते हो टाइम टू टाइम। और रिवीजन का पीरियड भी आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली रिवीजन जो है, अगर आपने आज पढ़ा है तो कल उसकी रिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद 3 दिन के बाद, उसके बाद 7 दिन के बाद, उसके बाद 21 दिन के बाद, और उसके बाद जब आपकी मर्जी करे तब आप उसकी रिवीजन कर सकते हो। तो वो चीज़ आपके माइंड में एकदम से सेटल हो जाएगी। ओके, अच्छे से ग्रास्प हो जाएगी आपके माइंड में। तो चलिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम कहाँ तक बढ़े थे उसके बारे में देखते हैं। देखिए, लुइस 16 ने राजगद्दी को धारण कर लिया था 20 साल की उम्र में। लेकिन जब उन्होंने राजगद्दी को धारण कर लिया था, तब हमको पता चला कि ट्रेजरी पूरी एम्प्टी थी। खजीना जो था वो पूरा एम्प्टी था। पूरा एम्प्टी खजीना होने के कारण क्या हुआ कि उनके पास कोई पैसा नहीं था, तो उनको डेप्ट लेनी पड़ी बहुत सारी। सो डेप्ट लेने के कारण उनको टैक्सेस को बढ़ाना पड़ रहा है। तो टैक्सेस को बढ़ाने के लिए वो खुद अकेला उस टैक्सेस को नहीं बढ़ा पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रोविजन नहीं था कि लुइस 16 जो किंग है वहाँ का, वो खुद से सभी के सभी टैक्सेस को बढ़ा पाए। सो लुइस 16 नीड टू इंक्रीज द टैक्सेस तो बढ़ाने थे, लेकिन ही कैनॉट डू इट अलोन। तो ही रिक्वायर्ड टू कॉल द स्टेट जनरल्स मीटिंग। तो स्टेट जनरल की एक मीटिंग होती थी। स्टेट जनरल हमने जैसा कि देखा 3 स्टेट जनरल होते थे। फर्स्ट में क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट जनरल में, सेकंड में नोबिलिटी, और थर्ड में होते थे बिजनेसमैन। ओके, सो ये 3 स्टेट जनरल्स होते थे। 1614 में इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी स्टेट जनरल की, और अभी चल रहा था पीरियड 1789 का। सो इतने लंबे समय के बाद ये नेक्स्ट मीटिंग हो रही थी। तो बहुत सारा समय बीत गया, और लोगों की ग्रीवेंसेस, उनकी डिमांड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस वक्त। ओके, और यहाँ पे होता क्या था, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि ड्यूरिंग द स्टेट जनरल द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वोटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट। तो यहाँ पे हमेशा यही होता था कि थर्ड स्टेट जो होती थी उनको ही टैक्सेस भरने पड़ते थे, और हमेशा क्लर्जी और दूसरे जो थे नोबलमैन्स, वो हमेशा अपना वोट देके, उस वक्त था एक वोट एक स्टेट के लिए। ओके, सो 2 वोट तो ये स्टेट्स के हो गए, क्लर्जी के और नोबल्स के। तो 2 वोट के कारण मेजोरिटी हमेशा इन दोनों की रहती थी, और इन 2 वोट्स के कारण वो हमेशा इनको सप्रेस करते थे, थर्ड स्टेट वालों को। ओके, उनको सप्रेस करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हीं से हमेशा टैक्स वसूल किया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार कॉमनर्स जो थर्ड स्टेट वाले थे वो समझ गए कि इस बार हमको इन चीज़ों को समझ के कुछ करना पड़ेगा। सो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए थे क्लर्जी के, और 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए थे नोबल्स के, और 648 नियर अबाउट 648 जो थे वो थर्ड स्टेट के जो है वो मेंबर्स आ गए थे वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि हर एक मेंबर का एक वोट अगर होगा तब हम वोट करेंगे, अदरवाइज हम वोट नहीं करेंगे। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डिसाइडेड टू वोट बाय ऑर्डर, 1 वोट पर स्टेट। ओके, 1 वोट पर स्टेट रादर देन बाय हेड बाय पर्सन। सो पहले और सेकंड स्टेट ने ऐसा बोला था, लाइक क्लर्जी और नोबिलिटी ने, कि एक वोट एक का होगा सिर्फ, मतलब एक स्टेट का एक वोट होगा। लेकिन थर्ड स्टेट ने ऐसा बोला कि एक वोट एक पर्सन का होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उनके बीच में हो गई, कॉन्ट्रास्ट हो गया, और फाइनली दिस डिसीजंस एंगर्ड द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वो बिलीव्ड देयर राइट्स वेर बीइंग वायलेटेड। तो एक एक वोट तो हम नहीं देंगे, हम 648 ही वोट देंगे, ऐसा इन्होंने बोला। और यहाँ पे जो है वो उनकी मीटिंग जो है वो स्तब्ध रह गई। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लर्जी, एक नोबिलिटी और इसमें एवरीवन। ओके, सो 1789 लुइस 16 को नए टैक्सेस लाने थे जैसे बोला मैंने, और स्टेट जनरल्स 3 थे, दैट इज क्लर्जी पहले स्टेट में आता था, सेकंड इसमें नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में आते थे अपने जो बिजनेसमैन्स थे, मर्चेंट्स थे या फिर पीजेंट्स थे। तो इस बार थर्ड स्टेट में हमेशा होता क्या था कि 1614 में जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें इलिटरेट लोग बहुत थे, उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन इस वक्त थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत सारे एजुकेटेड मेंबर्स थे, प्रॉस्परस मेंबर थे, इलिटरेट भी थे वहाँ पे, लेकिन वो भी इंस्पायर हो चुके थे इन एजुकेटेड और प्रॉस्परस मेंबर के द्वारा। तो थर्ड स्टेट ने बहुत सारी डिमांड्स और ग्रीवेंसेस लिखे थे 40,000 लेटर्स में, तो 40,000 लेटर्स उन्होंने लिखे थे किंग को कि हमारी इतनी सारी ग्रीवेंसेस है, इतनी सारी हमारी डिमांड्स है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय आपका लेना चाहते हो वो ले सकते हो। लेकिन जब इनको बोला गया कि एक वोट इनका, एक वोट इनका और एक वोट आपका, तो ये हताश हो गए, निराश हो गए वहाँ से और उठ के चले गए। तो सामने बढ़ते हैं। तो 1 वोट फॉर ईच स्टेट, बट थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोट फॉर ईच मेंबर। जैसे हमने बोला कि थर्ड स्टेट जो है वो डिमांड कर रही थी हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, लेकिन अगर हर एक मेंबर का एक वोट होता था तो ऑब्वियसली नोबिलिटी जो थी या फिर क्लर्जी जो थे वो हार जाते थे, क्योंकि 648 मेंबर्स तो ऑब्वियसली अपने स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट जनरल के थे। तो इसी से इंस्पायर होके रूसो ने मतलब एक बुक लिखा था, या फिर रूसो का एक बुक था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम का, उसमें डेमोक्रेटिक पॉलिसीज के बारे में लिखा गया था। ओके, डेमोक्रेटिक पॉलिसी मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि लोगों का शासन, तो उसी की पॉलिसीज के बारे में रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बुक में लिखा था। देन 20 जून 1789 थर्ड स्टेट असेंबल इन द कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। सो देखिए जून का महीना है, 1789 का पीरियड है। तो इनकी डिमांड्स जो थी जैसे कि 648 वोट होनी चाहिए और बाकी के 300 वोट बाकी के थे, बाकी के क्लर्जी और नोबिलिटी के 300 वोट थे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाई उस वक्त। ओके, सो इन्होंने क्या किया, फिर थर्ड स्टेट जो थोड़ी नाराज़ होगी और असेंबल हो गई थी कोर्ट ग्राउंड ऑफ वर्सलिस के पास में, और उन्होंने सोच लिया कि हम एक जनरल असेंबली बनाएंगे और हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हाल में हम कॉन्स्टिट्यूशन को लाएंगे। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, क्योंकि उनको मोनार्क की पावर को जो है वो लिमिट करना था। जो हमेशा की मनमानी होती है मतलब राजा की, मोनार्क की, तो वो नहीं चलनी चाहिए। सो उन्होंने सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही रहेंगे। ओके, क्योंकि उनको जो पावर है मोनार्क की उसको लिमिट करना था। उसके बाद में लीडर्स जो थे यहाँ पे, कौन कौन से लीडर्स ने इसको सपोर्ट किया या फिर कौन लीडर्स उभर के आए, सो मिराबो और अबेसेइज, इनके अंडर में ये सब कुछ जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, मिराबो और अबेसेइज। असेंबली जो थी जनरल, हमने बोला कि जनरल असेंबली थी, वो जनरल असेंबली में ये सब कुछ तय किया गया। सो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे बेली नाम के प्रेसिडेंट थे वहाँ के। चलिए सामने बढ़ते हैं। नेशनल असेंबली एक फॉर्म हो गई थी। नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था तब एक टर्मोइल की सिचुएशन चल रही थी पूरे फ्रांस में। इन्फ्लेशन जो था वो ज़्यादा बढ़ रहा था, प्राइस राइज हो रहे थे। तो क्राउड्स ने क्या किया, उस वक्त बेस्टिले को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पहले हमने देखा कि 1789 के पीरियड में सब कुछ हुआ था, तो वही ये इरा चल रहा है जब नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी। तब पूरी फ्रांस में एक टर्मोइल वाली सिचुएशन चल रही थी, इन्फ्लेशन हाइक हो रहा था, प्राइस राइज हो रहे थे। क्राउड्स ने बेस्टिले को डिस्ट्रॉय कर लिया था, वहाँ के प्रिजनर्स को छोड़ दिया था और वहाँ से एम्यूनिशन जो है वो प्राप्त कर लिया था। एक दोबारा एक अफवाह ये भी थी कि मेनर ने कुछ ब्रिगाड्स को हायर किया हुआ है जो कि हमारे राइप क्रॉप को, मतलब जो खेत में आए हुए क्रॉप है जो कि पूरी तरीके से प्रोड्यूस हो चुके हैं, बस उसको घर पे ही लाना है अभी निकाल के। उस राइप क्रॉप को मेनर ने कुछ लोगों को, ब्रिगाड्स को हायर करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ऐसा लोगों को जहन में आया या फिर रूमर्स ऐसे स्प्रेड हो गए। तो पीपल ने क्या किया, चटॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया। चटॉक्स क्या होता है कि स्टेटली रेसिडेंस ऑफ द किंग, एक किंग का एक रेसिडेंस होता है, तो वहाँ उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया पीपल ने। तो फाइनली ये सब कुछ इतना वास्ट हो रहा था, इतने लोग स्ट्रांग हो गए थे कि किंग को लगा कि इनकी नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करने में ही अपनी भलाई है। सो किंग रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड देयर पावर्स, और फाइनली नेशनल असेंबली की पावर्स को किंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो 4 अगस्त जो था, 4 अगस्त 1789 का जो इरा था, तो उस वक्त क्या हुआ था कि फ्यूडल सिस्टम पूरे तरीके से अबोलिश की गई थी,
जो राजशाही पद्धति है अबोलिश की गई थी सिस्टम, ओके, अबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस, किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहेंगे, और टैक्सेस जो है उन टैक्सेस को भी कम कर दिया गया, ओके, और क्लर्जी के प्रिविलेजेस को एंड कर दिया गया, कोई प्रिविलेजेस नहीं रहेंगे, सभी के सभी लोग अभी टैक्स भरेंगे, क्लर्जी भी, नोबिलिटी भी, सभी लोग टैक्सेस भरेंगे। सामने चलता है। यहाँ पे चर्च के द्वारा टिट्स जो थे वो लिए जाते थे, उसको भी अबोलिश किया गया। ये 4 अगस्त को हुआ सब कुछ। लैंड ओन बाय चर्च वॉज कॉन्फिस्केटेड, तो देखिए चर्च के पास बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, तो उसको भी कॉन्फिस्केट कर दिया गया। गवर्नमेंट एसेट्स जो थे वो 2 बिलियन लिवरेज तक हो गए, इस बार 2 बिलियन लिवरेज तक गवर्नमेंट के एसेट हो गए, क्योंकि देखिए लैंड अगर कॉन्फिस्केट हो गई तो उसका प्राइस जो भी है वो मिल रहा था, बाद में टैक्सेस भी बहुत सारे आ रहे थे। सो ये जो है वो डेप्ट जो थी वो अभी डेप्ट नहीं रही, बल्कि उनके हाथों में 2 बिलियन लिवरेज तक उतना पैसा आ गया नेशनल असेंबली के पास में, या फिर गवर्नमेंट की एसेट इतनी बढ़ गई। सो नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, जिसमें मोनार्क की पावर को, यानी कि किंग की पावर को लिमिट कर दिया गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो था, साथ ही साथ में वहाँ पे मोनार्क भी था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल किंग था, ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक के ऊपर चेक करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, जुडिशियरी जो है वो लेजिस्लेटिव को चेक करती है। सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हुआ यूँ कि किंग तो था ही, लेकिन उसको चेक देने के लिए, उसके ऊपर चेक करने के लिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरीज बनाई गई थी। देखिए यहाँ पे एक एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कंसेप्ट आता है। एक्टिव सिटीजन माने वो दैट इज इंटाइटल टू वोट, ओके। तो 4 मिलियन थे वहाँ पे, 28 मिलियन पीपल में से 4 मिलियन पीपल ऐसे थे जो कि इंटाइटल टू वोट, मतलब वोट करने का जिनके पास अधिकार था, उनको एक्टिव सिटीजन्स बोला गया। और पैसिव सिटीजन्स मतलब जैसे कि जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था, जैसे उसमें था 3 मिलियन मेन थे, वुमेन थी, और चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25 एज, ओके। सो इनको कोई अधिकार नहीं था, चिल्ड्रंस और यूथ बिलो 25 एज। कुछ मेन थे, कुछ वुमेन भी थी, तो वुमेन तो पूरी की पूरी मतलब उनको वोटिंग राइट्स था ही नहीं, और ये बाकी सब लोग जिनको वोटिंग राइट्स नहीं था उसको पैसिव सिटीजन्स बोला जाता है। सामने बढ़ते हैं, सामने क्या क्या और चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। देखिए नेशनल असेंबली तो बनी हुई थी, तो नेशनल असेंबली क्या करती थी, एक किंग को कंट्रोल करती थी, और किंग अपनी वीटो पावर की मदद से नेशनल असेंबली को कंट्रोल करता था। तो मतलब अभी तक किंग के हाथों में बहुत ज़्यादा पावर थी, क्योंकि वीटो पावर होना मतलब एक तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ में जैसे वीटो पावर होती है, वैसे ही किंग के हाथ में एक वीटो पावर थी, जो कि नेशनल असेंबली को एक तरीके से कंट्रोल करती थी, और नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल करती थी, क्योंकि किंग अलोन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो 3 डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, या फिर जैसे कि बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव और ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो बॉडी बनाई गई थी, वो किंग को हमेशा चेक करती रहती थी। तो नेशनल असेंबली जो थी एक तरीके से मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। 1791 पावर वेस्टेड टू द नेशनल असेंबली टू मेक लॉज। तो 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब उस वक्त नेशनल असेंबली के पास नियर अबाउट पूरी पावर आ गई थी कि वो लॉज को बना पाए। नेशनल असेंबली देखिए यहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से होता था, तो यहाँ पे थोड़ा सी डायग्राम जो थी ये ऐसा होना चाहिए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वन, ओके। सो एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो 4 मिलियन थे। कितने थे? 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स थे। तो एक्टिव सिटीजन्स मतलब जो कि इंटाइटल टू वोट है, मतलब जिनको वोट करने का अधिकार है। तो वो क्या करते थे, 4 मिलियन लोग 50,000 इलेक्टर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते थे। तो 50,000 इलेक्टर्स जो डायरेक्टली इलेक्ट हो गए, वो फाइनली नेशनल असेंबली में लोगों को इलेक्ट करते थे। तो इसका मतलब है कि एक्टिव सिटीजन्स ने इनडायरेक्टली इलेक्ट किया हुआ है नेशनल असेंबली के लोगों को, ओके। सो इस तरीके से एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था। एक्टिव सिटीजन्स इलेक्ट द इलेक्टर्स एंड इलेक्टर्स विल इलेक्ट द नेशनल असेंबलीज मेंबर्स, दैट इज 745 मेंबर्स, ओके। सो इस तरीके से सब प्रोसेस चलती थी। अब देखिए राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार किसको था? तो हमने देखा कि वोट करने का अधिकार किसको नहीं था। वुमेन थी उसमें, उसके बाद में टोटल 3 मिलियन मेन्स थे, वुमेन थी, चाइल्ड थे और यूथ बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज। सो उनको वोट करने का अधिकार वहाँ पे नहीं था। लेकिन किसको वोट करने का अधिकार था वो हम देखते हैं अभी, ओके। 25 ईयर्स ऑफ एज या फिर उससे अब अगर एज होगी तो उनको एक वोट करने का अधिकार मिलता था। लेकिन उसमें से भी वही लोग जो कि अपने 3 दिन का लेबर एज अ टैक्स पे करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर सैलरी होगी
कुछ 10,000, तो 3 दिन का लेबर मुझको उनको देना पड़ेगा एज अ टैक्स, तभी जाके मतलब वही एलिजिबल होता था राइट टू वोट, मतलब वोट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे 1791 का इरा होने के बावजूद भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी भी वुमेन्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिले थे। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द राइट्स ऑफ मैन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका राइट्स ऑफ मैन के साथ में स्टार्ट होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक एक्सप्लिसिटली हमको दिखाई देता है कि वुमेन को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो रहा था लेकिन वुमेन जो थी अभी भी पीछे ही थी। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो एक क्रिटिसिज्म आया जीन पॉल मराट में न्यूज़पेपर में कि रिच आर बेस्टोर्ड। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला कि 3 दिन का लेबर जो लोग देते थे और 25 ईयर्स के ऊपर जिनकी एज थी वही सिर्फ वोट कर सकते थे। तो जीन पॉल मराट ने न्यूज़पेपर में अपने ये दिया कि रिच आर बेस्टोर्ड इन द लॉ में रिच लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि वोटिंग राइट्स तो सबको होना चाहिए, सबका अधिकार है, तो वो नहीं हो रहा था। तो जीन पॉल मराट ने न्यूज़पेपर में अपने ये सब कुछ लिख दिया कि रिच आर बेस्टोर्ड इन द लॉ। तो कुछ सिंबल्स जो थे वो यूज़ किए जाते थे टू अंडरस्टैंड द लॉ फॉर इलिटरेट भी लोग थे वहाँ पे कुछ, तो उनके लिए कुछ सिंबल्स भी यूज़ किए जाते थे। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स इलिटरेट लोगों को मतलब बताने के लिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली और क्या यूनिटी का सिंबल है या फिर क्या फ्लैग है हमारा। सो ये सब चीज़ों के लिए इलिटरेट लोगों को समझ में आने के लिए बहुत सारे सिंबल्स ऐसे बनाए गए थे फ्रांस में। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एग्जैक्टली कॉजेज़ क्या थे। यहाँ तो बहुत सारे कॉजेज़ है लेकिन तो थोड़े थोड़े मैं आपको बता देता हूँ कि पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 3 क्लास स्टेट्स, ये तो सबसे बड़ा कॉज था कि क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स जो 3rd स्टेट में थे, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जहाँ पे होती थी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के कारण, क्योंकि टैक्सेस तो इनके ऊपर ही ज़्यादा इम्पोज होते थे। फ्रांस वॉज एब्सोल्यूट मोनार्की विथ अ वीक मोनार्क। सो देखिए लुइस 16 एक वीक मोनार्क माना जाता था, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। बाद में गवर्नमेंट हैड लार्ज डेब्ट्स विद हेवी इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक जैसे हमने देखा कि बहुत सारा डेब्ट था, हेवी इंटरेस्ट भी उनको देना पड़ता था उसके ऊपर। देन फ्रांस सेंड ट्रूप्स एंड सप्लायर्स टू एड द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी। देखिए अमेरिकन रिवॉल्यूशनरीज को बहुत ज़्यादा फ्रांस ने मदद की थी ब्रिटिश से फ्रीडम पाने के लिए। ओके, सो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा डेब्ट जो थी वो फ्रेंच के ऊपर, मतलब फ्रेंच के जो किंग थे उनके ऊपर आ गई थी। तो ये सब कारण थे, ये सब चीज़ें थी। और एक तरीके से एक एज ऑफ इनलाइटमेंट भी था कि मिडिल सोशल ग्रुप्स जो थे उनमें एक इनलाइटमेंट भी आ गया था कि हमको एक लिबरल सोसाइटी चाहिए। ओके, दे वांट टू चैलेंज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। बाद में अपील टू बुर्जॉइज ग्रीवेंसेस, तो बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे उनके, 40,000 उन्होंने लेटर लिखे थे, तो वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। सो एक एज ऑफ इनलाइटमेंट का इरा था। तो ये सब रीज़न थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। ओके, टैक्स रिफॉर्म्स की भी नीड थी क्योंकि सिर्फ हमने बोला कि फाइनली जो 3rd स्टेट थी उन्हीं के ऊपर टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता था। सो दीज आर सम रीजंस और कॉजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा किस तरीके से किंग को एग्जीक्यूट किया गया, किस तरीके से किंग को मार दिया गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन। हैव अ नाइस डे।